गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे वेरियस मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कटिंग्स, बडिंग्स, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के बारे में। इसके अलावा कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जिनके द्वारा प्लांट्स का प्रोपोगेशन किया जा सकता है। एक मेथड इसमें रह गई थी प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। ऐसी ट्री स्पीसीज जो सीड्स से प्रोड्यूस नहीं करवाई जा सकती हैं या जिनका ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो हमने कल डिस्कस किए थे इनके द्वारा प्रोपोगेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, उन स्पीसीज का हम प्रोपोगेशन फिर प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर में प्लांट्स की वेजिटेटिव सेल्स या टिश्यूज के डिवीजन और डेवलपमेंट से एक पूरा प्लांट एसेप्टिक कंडीशन में तैयार किया जाता है। एसेप्टिक कंडीशंस का मतलब है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, वो ना हो जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्लांट के टिश्यू को लेके उनको सबसे पहले स्टेरिलाइज कर लिया जाता है, मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। फिर इसे एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है जिसमें कि इसेंशियल एलिमेंट्स और फाइटो हार्मोन्स जिसमें ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन ये सब होते हैं। ये पूरी की पूरी प्रोसेस एक एसेप्टिक कंडीशन के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए ताकि कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन ये कल्चर के अंदर ना आए। Tissue culture can be defined as in vitro culture of a plant cell, tissue or organ under aseptic and controlled environmental conditions. प्लांट टिश्यू कल्चर में प्लांट की चाहे हम सेल ले लें, टिश्यू ले लें या फिर ऑर्गन्स ले लें, उनको लैब कंडीशन के अंदर डेवलप करवाया जाता है कंप्लीटली एक एसेप्टिक कंडीशन के अंदर। ये जो टिश्यू कल्चर है ये टेक्निक बेस्ड होती है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी, मतलब हर प्लांट सेल के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड करे और डिफरेंशिएट होके एक पूरे प्लांट्स में डेवलप हो जाए। इसी प्लांट की एबिलिटी को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड है सबसे पहले एक जर्मन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे हर्वरलैंड, उन्हीं को फादर ऑफ टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है। इन डायग्राम्स में भी प्लांट टिश्यू कल्चर को शो कराया गया है। पहला वाला अगर फिगर आप देखेंगे तो इसमें ये प्लांट का एक सैंपल ले लिया है प्लांट टिश्यू और उसको न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर डाला गया है। तो धीरे धीरे ये जो सेल है ये डेवलप होके एक कैलस फॉर्मेशन कर लेता है और इस कैलस में कैपेबिलिटी होती है कि ये पूरे प्लांट्स में डेवलप हो जाए। जब इसे ग्रोथ मीडियम में कुछ टाइम के लिए रखा जाता है तो इसके सूट और रूट फॉर्मेशन इसमें होने लगता है और धीरे धीरे इसको फिर जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा, प्लांट बड़ा हो जाएगा, तो फिर इसको ट्रांसप्लांट करके फील्ड साइट पे लगवा सकते हैं। ये जो प्रोसेस है अलग अलग स्टेजेस के अंदर कंप्लीट हो सकती है होती है। सबसे पहली स्टेज में तो प्लांट को सेलेक्ट किया जाता है। ऐसे प्लांट को हम सेलेक्ट करेंगे जो फिनोटिपिकली सुपीरियर होगा, उससे सैंपल लेके इसको जो ग्रोइंग मीडियम है उसमें कुछ टाइम के लिए रखा जाता है फॉर इस्टेब्लिशमेंट, लगभग 2 से 3 महीने के लिए। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज आती है सूट मल्टीप्लिकेशन की। ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके अपना सूट पोर्शन डेवलप करता है। ये भी करीब 4 to 8 वीक साइकिल में कंप्लीट होती है। इसके बाद है स्टेज थर्ड जिसमें इसके रूट फॉर्मेशन होने लगता है। इसके लिए भी 4 से 8 वीक्स का टाइम लग जाता है। उसके बाद इसको एक्लिमेटाइजेशन करके रखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से सीधे फील्ड कंडीशन के अंदर डाल देंगे तो ये प्लांट फिर सर्वाइव नहीं करेगा। इसको पहले ऐसी कंडीशन दी जाती है कि ये धीरे धीरे फील्ड कंडीशन के लिए एडॉप्ट हो सके। इसके लिए प्लांट को कुछ टाइम के लिए नर्सरी के अंदर रख सकते हैं। नर्सरी में जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सीडलिंग स्टेज में आ जाएगा, तो फिर वहाँ से प्लांटेशन साइट पे इसको प्लांट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्लस ट्री। ट्री ब्रीडिंग या फिर ट्री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर सीड कलेक्शन के लिए एक ऐसे ट्री की रिक्वायरमेंट होती है जो अपने सराउंडिंग ट्री से सुपीरियर हो। अगर किसी सुपीरियर ट्री को उसके फिनोटाइप के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है तो इसे प्लस ट्री सिलेक्शन कहा जाता है। जब भी हम किसी नेचुरल स्टैंड, फॉरेस्ट स्टैंड या फिर इवन एज फॉरेस्ट स्टैंड में प्लस ट्री सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो उस प्लस ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा डिजायरेबल ट्राइट्स या कैरेक्टर्स होने चाहिए। नेचुरल फॉरेस्ट स्टैंड जो होते हैं वो अनइवन एज्ड होते हैं और वहाँ पे मिक्सचर ऑफ
मैनी स्पीसीज हमको देखने को मिलता है। ऐसे में कैंडिडेट ट्री या फिर प्लस ट्री को सिलेक्ट करने के लिए हमको कुछ मिनिमम सिलेक्शन स्टैंडर्ड बना लेनी चाहिए, जैसे कि जो ट्री है उसका बोल स्ट्रेट हो, क्राउन उसका मीडियम साइज का हो, और जिस ट्री में सबसे ज़्यादा ये मिनिमम सिलेक्शन स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा होंगे उसको हम प्रायोरिटी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जब नेचुरल फॉरेस्ट में हम प्लस ट्री सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जितने भी हमको सुपीरियर फिनोटिपिकली सुपीरियर क्वालिटी के ट्री हमको दिखते हैं उनको हम कैंडिडेट ट्री कह सकते हैं, जो कि अपने सराउंडिंग ट्री से अच्छे दिखते होंगे। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, डायमीटर या फिर क्राउन, इन कैंडिडेट ट्री में से भी जो 2-3 ट्री सबसे ज़्यादा सुपीरियर होंगे उनको हम प्लस ट्री बोलेंगे। फिर जब प्लस ट्री अपनी नेक्स्ट जनरेशन में अपने पेरेंट्स या प्लस ट्री से बेटर परफॉर्मेंस शो करता है तो उन ट्री को एलाइट ट्री कहा जाता है। किसी भी ट्री के फिनोटाइप से मतलब है उसका फिजिकल अपीयरेंस। आपने दो टर्म सुने होंगे, एक फिनोटाइप और दूसरा जीनोटाइप। फिनोटाइप तो फिजिकल अपीयरेंस हो गया, और जीनोटाइप से मतलब है कि उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, उस ट्री के जीन्स में कौन से कैरेक्टर हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होंगे। फिनोटाइप जो बनता है वो बनता है जेनेटिक मेकअप प्लस सराउंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशन प्लस इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड सराउंडिंग एनवायरमेंट। इसे हम एक फॉर्मूला P इक्वल टू G प्लस E प्लस GE के फॉर्म से भी शो करते हैं, और ये लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में फॉलो होता है। यहाँ पे सेकंड फोटोग्राफ में फॉरेस्टर्स एक टीक प्लांटेशन में जाके प्लस ट्री का सिलेक्शन कर रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हम ऐसे ट्री का सिलेक्शन करने के लिए कुछ मिनिमम सिलेक्शन स्टैंडर्ड या फिर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ए प्लस ट्री बना लेते हैं, जो कि पहले वाले फोटोग्राफ के अंदर दिखाए गए हैं। ये क्राइटेरिया हो सकते हैं कि ऐसा जो ट्री होगा वो अपने सराउंडिंग ट्री से दिखने में सुपीरियर होगा, जैसे उसका डायमीटर और हाइट सबसे ज़्यादा हो सकता है अपने सराउंडिंग ट्री में। दूसरा, उसकी लीव्स जो होंगी वो हेल्दी होंगी, उसमें कम से कम इंसेक्ट पेस्ट का अटैक या फिर डिजीज होगी। क्राउन सिमेट्रिकल होगा, ऐसा नहीं कि एक साइड बहुत बड़ा क्राउन है और दूसरे साइड छोटा है, दोनों साइड उसका क्राउन जो है वो बराबर होना चाहिए। क्राउन में कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि फॉर्किंग है, फ्लूटिंग है, बटरेसिंग है। फॉर्किंग में बेस पोर्शन से ट्री दो स्टेम में डिवाइड हो जाता है, तो ऐसी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग ऐसे ट्री में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर ब्रांचिंग होगी तो उस ट्री के वुड में ज़्यादा से ज़्यादा नॉट बनने लगेंगी। ज़्यादा नॉट बनेंगी तो उस वुड की जो क्वालिटी होती है या स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं वो कम हो जाती है। ऐसा वुड बहुत ज़्यादा सुटेबल किसी टिम्बर को बनाने के लिए नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम उसमें ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। ब्रांचिंग एंगल भी फ्लैट होना चाहिए, मेन स्टेम से जो ब्रांचेज हैं उसका 90 डिग्री का एंगल बना होना चाहिए। ट्री में नेचुरल प्रूनिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब नेचुरली जो उसकी ब्रांचेज हैं वो टूट के गिर जाएं। इसके अलावा प्लस ट्री में ये भी डिजायरेबल है कि जो स्टेम का टेपर रेट होगा वो भी कम से कम होना चाहिए, ताकि वुड की जो क्वालिटी है और वॉल्यूम प्रोडक्शन हाई हो सके। ट्री का स्टेम स्ट्रेट होना चाहिए, इधर उधर को साइड में झुका हुआ नहीं होना चाहिए। इन क्राइटेरिया या इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम प्लस ट्री का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेनी टेस्टिंग, द इवेल्युएशन ऑफ द वर्थ ऑफ द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ देयर प्रोजेनी इज नोन एज प्रोजेनी टेस्टिंग। जब हम टेस्ट करते हैं कि कोई भी प्लस ट्री का जो नेक्स्ट जनरेशन है या उसका प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट्स से कितना सुपीरियर है या फिर कितना इन्फीरियर है, क्योंकि प्रोजेनी टेस्टिंग के द्वारा ही ट्री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की सक्सेस या फिर फेलियर का पता चल पाता है, और जेनेटिक या फिर इन्वायरमेंटल कंपोनेंट का ट्री पे क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है इसका आइडिया लग पाता है। प्रोजेनी टेस्टिंग के लिए इन मेथड्स को फॉलो किया जाता है। एस्टिमेशन ऑफ जेनेटिक पैरामीटर है, इवेल्यूएशन ऑफ द पेरेंट्स, सोर्स ऑफ अनदर साइकिल ऑफ सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग सीड ऑर्चार्ड। सीड प्रोडक्शन एरिया और सीड ऑर्चार्ड्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, थोड़ा यहाँ पे भी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सीड प्रोडक्शन एरिया या सीड ऑर्चार्ड ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे
जेनेटिकली सुपीरियर क्वालिटी के सीड्स का कलेक्शन किया जाता है। किसी भी फॉरेस्ट एरिया में हम एक ऐसा एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली जो ट्रीज होते हैं वो सराउंडिंग ट्रीज से सुपीरियर होते हैं। सीड प्रोडक्शन एरिया या फिर सीड स्टैंड से ऐसे ट्रीज को रिमूव कर दिया जाता है जिनका फिनोटाइप पुअर क्वालिटी का होता है और केवल अच्छी क्वालिटी के फिनोटाइप वाले ट्रीज को वहाँ पे रिटेन किया जाता है और लेटर ऑन उनसे सीड का कलेक्शन किया जा सके। सीड प्रोडक्शन एरिया के मेनली 3 एट्रीब्यूट होते हैं। पहला तो ये कि जो भी सीड प्रोडक्शन एरिया या सीड स्टैंड के ट्रीज से कलेक्ट होगा वो कॉमर्शियल सीड या नॉर्मल सीड से बेटर जेनेटिक क्वालिटी का होगा। जैसे कि उस सीड से जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे उनमें बेटर एडेप्टेबिलिटी और बेटर बॉल एंड क्राउन कैरेक्टर्स और इंसेक्ट पेस्ट से हायर रेसिस्टेंट देखने को मिलेगा। दूसरा, जो भी हम सीड ले रहे हैं वो एक नोन ट्री का होगा, तो हमको पता है कि ये जो पेरेंट ट्री है जिससे सीड हमने लिया है उसका जियोग्राफिक ओरिजिन कौन सा है, मतलब प्रोविनेंस नोन होगा। सीड प्रोडक्शन एरिया से चीप कॉस्ट पे हाई क्वालिटी के सीड अवेलेबल हो जाते हैं। सीड प्रोडक्शन एरिया की तरह ही सीड ऑर्चार्ड भी एक ऐसा एरिया है जहाँ से हम जेनेटिकली सुपीरियर सीड को कलेक्ट कर सकते हैं। A seed orchard is defined as a plantation of genetically superior trees isolated to reduce pollination from genetically inferior outside source and intensively managed to produce frequent, abundant, and easily harvested seed crop. It is established by setting out clones or seedlings progeny of trees selected for desired characteristics. सीड स्टैंड और सीड ऑर्चार्ड में डिफरेंस ये होता है कि जो सीड स्टैंड है वो हमारा फॉरेस्ट के ही अंदर एक ऐसा एरिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ से हम सीड का कलेक्शन बाद में कर सकते हैं। लेकिन जो सीड ऑर्चार्ड है वो नया एक एरिया डेवलप किया जाता है ताकि वहाँ से हम सीड का जो कलेक्शन है वो करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव के साथ में सीड ऑर्चार्ड को बनाया जाता है। सीड ऑर्चार्ड 2 टाइप के मेनली होते हैं, एक होते हैं क्लोनल सीड ऑर्चार्ड्स, दूसरे होते हैं सीडलिंग सीड ऑर्चार्ड। क्लोनल सीड ऑर्चार्ड raised by grafting clones in the form of scion or buds of plus tree on the stalk of seedling raised at proper spacing in advance or by planting of rooted cutting of plus tree। जो भी हमारा फॉरेस्ट के अंदर कोई एक फिनोटिपिक अच्छा ट्री जिसको हम प्लस ट्री कहते हैं उसके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम ये जो सीड ऑर्चार्ड है क्लोनल वाला उसको तैयार करते हैं। सीडलिंग सीड ऑर्चार्ड के अंदर हम प्लस ट्री का सीड लेके एक ऑर्चार्ड जो है वो डेवलप करते हैं। जो क्लोनल सीड ऑर्चार्ड होते हैं वो थोड़ा बेटर माने जाते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस सीड अर्ली। इसमें जो हमको सीड्स हैं वो एज कम्पेयर टू सीडलिंग सीड ऑर्चार्ड थोड़ा जल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसमें मिल जाते हैं। सेकेंड है द सीड्स प्रोड्यूस में बी जेनेटिकली ट्रू टू देयर मदर टाइप। जो भी हमारा मदर प्लांट का कैरेक्टर होगा वही हमारा क्लोनल सीड ऑर्चार्ड के अंदर जो भी सीड डेवलप होंगे उन सीड्स के अंदर आएगा। इन फोटोग्राफ्स में आप सीड ऑर्चार्ड्स को देख सकते हैं कि कैसे ऑर्चार्ड दिखता है। इस टेबल में दोनों टाइप के सीड ऑर्चार्ड्स का कंपैरिजन किया गया है। सबसे पहला है कि सीडलिंग सीड ऑर्चार्ड जो होते हैं उनको सीडलिंग से इस्टेब्लिश किया जाता है, वेरेज जो क्लोनल सीड ऑर्चार्ड होते हैं उनको वेजिटेटिवली प्रोपोगेट किया जाता है, जैसे कटिंग्स है, लेयरिंग है, टिश्यू कल्चर है, इस तरीके से उसको डेवलप किया जाता है। दूसरा, सीडलिंग सीड ऑर्चार्ड तभी नेसेसरी होते हैं जब उन स्पीसीज में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन डिफिकल्ट होता है, जैसे कि साइन और रूट स्टॉक का अटैचमेंट ना हो पा रहा हो। ऐसी स्पीसीज जिनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पॉसिबल होता है वहाँ पे हमेशा क्लोनल सीड ऑर्चार्ड को ही प्रीफर किया जाता है। इनफैक्ट जो 80 से 90% सीड ऑर्चार्ड होते हैं वो क्लोनल सीड ऑर्चार्ड ही होते हैं। सीडलिंग सीड ऑर्चार्ड में जेनेटिक बेस ब्रॉडर होता है क्योंकि यहाँ पे सीड जो है
सीडलिंग सीड ऑर्चार्ड में जेनेटिक बेस ब्रॉडर होता है क्योंकि ये सीड से स्टेब्लिश किए जाते हैं और 2 पेरेंट्स की ज़रूरत यहाँ पे होती है। जो प्लांट बनता है उसमें दोनों पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल रहते हैं। वेयरएज क्लोनल सीड ऑर्चार्ड में नैरोअर जेनेटिक बेस हमको देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे केवल एक ही मदर प्लांट होता है। सीडलिंग्स से जो प्लांट डेवलप किए जाते हैं उनमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग ये सब देर से आती है, तो वो हमको सीडलिंग सीड ऑर्चार्ड के अंदर देखने को मिल जाता है। जबकि क्लोनल सीड ऑर्चार्ड में जो भी प्लांट हम डेवलप करते हैं क्लोन से या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा, वहाँ पे फ्लावरिंग, फ्रूटिंग ये सब जल्दी देखने को मिलती है। ऐसी जो फ्रूट्स और सीड्स हैं उनका कलेक्शन भी यहाँ पे हमको डिफ़िकल्ट देखने को मिलता है सीडलिंग सीड ऑर्चार्ड के अंदर, क्योंकि जो क्राउन है और ब्रांचिंग है वो बहुत ज़्यादा हाइट में होती है। क्लोनल सीड ऑर्चार्ड के द्वारा जो ट्री डेवलप होते हैं उनमें फ्रूट और सीड्स का कलेक्शन ईजी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे लो हमको क्राउन ब्रांचिंग देखने को मिलती है। तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।